हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप 16 के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हम लोगों ने उसका अकरेंस देखा था, ठीक है, सल्फर कहाँ पाया जाता है, ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है, ठीक है, और जो आपका लास्ट में एलिमेंट आता था पोलोनियम, वो कैसे पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एटॉमिक और आयनिक रेडियस सीखा था, उसका ट्रेंड सीखा था, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। फिर हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में सीखा था। आज हम लोग क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ तो क्या होगा, क्यों कर रहा है अट्रैक्ट। इसलिए कोई भी एलिमेंट अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो अपने जो नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, मतलब खुद को स्टेबलाइज करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉनों को उधार लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एवरी एटम, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। एवरी एटम tries to complete its outermost cell to gain, क्या कहते हैं, to gain stable noble gas कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जितने भी एटम होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो किस लिए, अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए। मतलब कुल मिला के वो नोबल गैस ग्रुप नंबर 18 में कुल मिला के पहुँच जाए। मान लीजिए इस एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। अभी ऑक्सीजन का अगर हम बात करें तो इसका 1s2 2s2 और 2p आपका 4, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2p4 है। अगर ऑक्सीजन को हम लोग क्या करें, दो इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार दे दें, कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको उधार दे दें तो इसका आउटर मोस्ट चल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, स्विच हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दें, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अभी इसकी एनर्जी क्या है, ये स्टेबल कम है, ये अभी क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2s2 2p4। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पाता है तो क्या हो जाएगा, ये 2s2 2p6, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आया, इधर से कहीं से भी आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये क्या है, अभी लेस स्टेबल है, ये स्टेबल क्या है, कम है। जब यहाँ पहुँचेगा तो ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर स्टेबल कम है, मतलब ये लेस स्टेबल है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जब ये स्टेबल हो जाता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से जब स्टेबल होता है तो ये O2 माइनस को अटेन करता है, O2 -2 को जाता है, ऑक्सीजन -2 पे जाता है, तो क्या करता है, ये एनर्जी को रिलीज करता है। और इसी एनर्जी को रिलीज करने में जो एनर्जी जो बाहर निकलती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। क्या होता है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होते हैं तो ये इसके पास स्टेबल कम रहता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर लेता है, 2p6 हो जाता है, तो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। फिर वो एनर्जी को बाहर निकाल देता है, एनर्जी को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम कराते हैं, नोट करिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में, इसको यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग कर लीजिएगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, देखिए आप याद रखिएगा, जब भी स्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। जब स्टेबल हो जाएगा
तो एनर्जी वहाँ पे कम हो जाएगी, और जब अनस्टेबल रहेगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी उस वक्त। ठीक है, अब देखिए जो रिलीज एनर्जी होगा, जो रिलीज एनर्जी होगी मतलब जो एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं माइनस डेल्टा एच। ठीक है, माइनस डेल्टा एच, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, देखिए माइनस क्यों बोला है, माइनस क्यों बोला है, माइनस बोलने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, माइनस क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसका हम ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड इसका देखते हैं। अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम जाए, टॉप टू बॉटम मतलब अलोंग अ ग्रुप जाए, हमने कल बताया था अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं टॉप टू बॉटम मतलब हम लोग एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को क्या करते हैं, ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, और जो हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, पीरियड वाइज स्टडी करते हैं। तो हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं मतलब डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम का मतलब ना डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाने की बात क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, घटती जाती है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, फिर सल्फर होगा, फिर सिलेनियम होगा, और फिर टेलुरियम होगा, और क्या होगा, फिर लास्ट में पोलेनियम आएगा। यही ऑर्डर आपको लग रहा है, यही ऑर्डर होना चाहिए भाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी कम होती जा रही है। तो मतलब इसका ऑर्डर ये हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है, होता क्या है एक्चुअली, हम इसको ऊपर रेज करते हैं, होता क्या है, जो इसका एक्सेप्शन केस है वो है, देख रहे हैं एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से जाती है, बाकी सब आपका क्या रहता है, सेम रहता है, बाकी सब क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बोल रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ऐसा क्यों। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्यों। नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिएगा, वाई सल्फर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सल्फर है मोर क्या लिखेंगे, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, सल्फर की ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों है। देखिए उसके पीछे रीजन क्या है। ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन है आपका, जैसे ऑक्सीजन का अगर बात करें तो एक तरफ क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन का करता है 26, और दूसरी तरफ हम क्या लेते हैं, सल्फर, सल्फर भी कितना होता है 286, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस बनाया, ये हमने बना दिया इसकी पहली सेल, ऑक्सीजन की पहली सेल, जिसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, हम 2 इलेक्ट्रॉनों को शो कर दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, सल्फर की दूसरी सेल बनाई, सल्फर की हमने क्या कर दी दूसरी सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 2, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, और यहाँ पे क्या होगी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ सल्फर का बनाते हैं, सल्फर का पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर की दूसरी सेल जिसमें कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, सल्फर की तीसरी सेल, सल्फर की तीसरी सेल, यहाँ पे कितने हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2,
3, 4, 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं किस में भर रहे हैं, 2s2 और 2p4 में, वो 2p4 में लास्ट में भर रहा है, और इसमें क्या भर रहा है 3s2 और 3p4 में। यहाँ से आपको अंतर समझिए। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर हम सल्फर में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यहाँ सॉरी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो इसका आउटर में सेल पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से सल्फर में भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ डालते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए होता क्या है, एक्चुअल जो सल्फर है सॉरी जो ऑक्सीजन है वो सेकंड क्या रहा है 2p में जा रहा है। ये इसकी साइज छोटी है। जो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बैठे हैं वो खुद ही क्या है कंजेस्टेड बैठे हैं, समझ रहे हैं, बहुत पास में बैठे हैं, मतलब उनमें खुद ही समझ लीजिए कि स्टेबिलिटी नहीं हो रही है इतने छोटे होने की तरह। लेकिन यहाँ पे सल्फर में जो आपके तीसरी सेल में बढ़ रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं तीसरी सेल में बढ़ रहा है, और तीसरी सेल बड़ी होने के कारण जो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से उसमें प्रेजेंट है वो क्या है काफ़ी दूर पे है, काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से इंटर कर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन बैठना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे खुद में आपस में ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कार्य होने लगता है, समझ रहे। यहाँ पे आपस में क्या जाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन खुद ही क्या करते हैं कंजेस्टेड होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, समझ रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यहाँ पे कोई भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, सल्फर जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी ऑक्सीजन से, समझ में। लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी जब इलेक्ट्रॉन 2 इसमें आते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। भाई ये जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपने पास रख सकता है, ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है। और इसकी स्टेबिलिटी अगर कम है तो मतलब एनर्जी इसकी क्या होगी, एनर्जी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इस चीज़ का सिंबल लगा लीजिए, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, मतलब अगर ये क्या करेगा कम एनर्जी को रिलीज करेगा, ये एनर्जी को ज़्यादा रिलीज करेगा, समझ में। कुल मिला के सल्फर की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस वजह से होती है क्योंकि ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करने की कोशिश करते हैं तो 2p सेल में जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है पहले से 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। साइज छोटी होने के कारण उनमें क्या होता है आपस में इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है। लेकिन सल्फर की क्या होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में वो 3p सेल में जाते हैं। साइज बड़ी होने के कारण क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास आसानी से बैठा सकता है, उनमें कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका रहा कि सल्फर क्यों मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है सल्फर की ऑक्सीजन से, ठीक है, समझ गए, नोट करिए इस चीज़ को। फिर हम आगे बढ़ाते हैं आपको। आगे आपका अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिख लीजिएगा। आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है, अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब हुआ, आप सोचिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब हुआ। मतलब देखिए सीधा सा फंडा है, मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी आपस में मिलके क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये से अपना बॉन्ड बनाया था, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक कह रहे एक छोटा आदमी है, ये क्या है बड़ा आदमी है। जो बड़ा आदमी होगा उसकी धाक ज़्यादा होगी, मतलब उसकी पावर
ज़्यादा होगी। वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास तो रखेगा ही रखेगा, वो कोशिश करेगा कि क्या करे, इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींच ले। समझ रहे? ये एक बड़ा आदमी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास तो रखेगा रखेगा, लेकिन कोशिश करेगा कि सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करे, खींच ले। समझ रहे? जिसके कारण क्या होता है, इस पे पार्शियल का नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे क्या आता है, पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमने कह दिया कि H और Cl के बीच में एक बॉन्ड बना, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयर करके आपस में बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब Cl क्या करता है, इसकी साइज होती है एक्चुअल में ये होता है 17 और हाइड्रोजन की क्या होती है, साइज बहुत छोटी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल का नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इसके बाद थोड़ा लिखिएगा, कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electron क्या करेंगे, shared pair of electron towards itself। ठीक है, जैसे भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी था, फिर से समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि ए और बी ने आपस में मिलकर क्या करते हैं, शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। तो ये क्या करता है, बी मान लेते हैं बड़ा आदमी है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ बी वाला अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ क्या करेगा, ए वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होता है, इस पर पार्शियल का नेगेटिव चार्ज और ए पे क्या आता है, पार्शियल का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ क्या है, दिस ग्रुप। इस ग्रुप का ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप and second most electronegative element of the periodic table कहते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है इस ग्रुप का क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किसका, पीरियोडिक टेबल का। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई होता है तो कौन सा होता है, फ्लोरीन, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन और फिर आता है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें पूरी पीरियोडिक टेबल में तो ये पहला फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। अगर बात करें कि ग्रुप 16 में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ऑक्सीजन है। देखिए उसके पीछे रीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या होता है, इसकी साइज छोटी, मतलब जो उसका न्यूक्लियस होगा वो पास में रहेगा, वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खसीट लेगा, समझे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, पोलेनियम के पास जाएंगे, पोलेनियम के साइज बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उससे दूर होंगे, मतलब उसका न्यूक्लियस जो होगा बहुत, न्यूक्लियस के पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो उसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पे कम लगेगा। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस पीरियड में। मतलब अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ट्रेंड क्या हो जाएगा इसका, अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे बताइए, आप सोचिए,
टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। मतलब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जिससे नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, ये आपका यहाँ से पॉइंट है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो है, आपका अगला टॉपिक है, ठीक है, ये रहा आपका यहाँ से इतनी सारी चीज़ें आपकी रही। ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। जनरल ट्रेंड था ये सब, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और क्या था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अकरेंस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या था, ये जनरल प्रॉपर्टीज थी या फिर जनरल ट्रेंड थे। अब हम लोग बात करते हैं इस ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी है, अगली हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपको पता हो जो आपका जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो सल्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट थे, खासकर पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, वो सारे के सारे मेटल थे। ठीक है, लेकिन आपका जो पी ब्लॉक आता है उसमें अधिकतर तो नॉन मेटल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर क्या आपका सेलेनियम, और फिर आपका टेल्यूरियम, फिर आपका क्या आया था, पोलोनियम। देखिए, इसमें जो ऑक्सीजन और सल्फर है, ऑक्सीजन और सल्फर है, ये क्या है, एक नॉन मेटल है। ये क्या है, नॉन मेटल है। देखिए, हम लोगों ने सीखा भी था कि जिस मेटल वो एलिमेंट होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है क्या, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की, उनको मेटल कहलाते हैं। लेकिन जिस एलिमेंट की कैपेबिलिटी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करने की, मतलब वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को उधार लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। अब इसी तरीके से इसमें आता है सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, और आपका पोलोनियम हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, नॉन मेटल, सेलेनियम। ठीक है, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। सेलेनियम और टेल्यूरियम आपके मेटलॉइड होते हैं, और उसका पोलोनियम आता है क्या होता है, वो या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्या इसकी, दूसरी लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है, ऑल द एलिमेंट पजेज एलोट्रॉपी। यहाँ पे लिखिएगा, ऑल द एलिमेंट्स पजेज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, जैसे आपने कार्बन के बारे में पढ़ा था, कार्बन के अगर एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, एक डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, बकमिलिस्टर, फ्लोरेंस होता है। उसी प्रकार से जो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं उसकी भी कुछ एलोट्रॉपी होती है। जैसे एलोट्रॉपी का डिफिनेशन लिख लीजिए आप। एलोट्रॉपी का, सबस्टेंस आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। लिख लीजिएगा यहाँ पे, सबस्टेंस आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम
same type of atom have different physical and but have different physical and chemical properties. क्या हो? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस या फिर जो बन रहा है वो क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से बन। जैसे आपका कार्बन जो भी बनता है, सॉरी डायमंड बनता है, उसमें कार्बन के ही क्या होते हैं 60 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन के अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन का एक तो हो जाता है O2, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, एक होता है O3, ठीक है, इसको ओजोन बोलते हैं। उसी तरीके से सल्फर की बात करें तो सल्फर होता है, देखिए सल्फर S4 में प्रेजेंट होता है, S6 होता है, ठीक, और बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेलेनियम का भी, सेलेनियम में भी क्या होता है Se2 होता है और Fe4 भी होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, एलोट्रॉपी है इसके। और जैसे सेम देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम क्या है, सेम है O2 में भी और O3 में भी, लेकिन ये ओजोन है और ये क्या है, डाइऑक्सीजन गैस है, ठीक। ये हो गई इसकी एलोट्रॉपी के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तीसरी लिखिएगा MP एंड BP, MP एंड BP, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद। अब देखिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, मतलब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने के साथ क्या होता है, उनका वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। वंडरवाल फोर्स बढ़ने के कारण क्या होता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप ऐसे एग्जाम्पल सुनिए, या फिर कह लीजिए उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, मॉलिक्यूलर उनका वेट बढ़ जाता है। जैसे अगर आप क्या करिए, सरफेस एरिया में बढ़ने का यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप क्या करिए, एक ग्लास में पानी लीजिए, एक ग्लास में पानी लीजिए और एक क्या कर दीजिए, उसी क्वांटिटी का पानी क्या करिए एक थाली में ले लीजिए, दोनों को छत पे पड़िए, धूप पे रख दीजिए, तो आपको क्या लगेगा कि इसमें जो इवापोरेट होने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा किसमें होगी, थाली में, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। या फिर अगर आप कह दीजिए किसी चीज़ को हम क्या करें, एक ग्लास में पानी लेके उबाले और एक मतलब बड़े से भगोने में पानी लेकर उबाले, तो देखिए होगा क्या है कि वहाँ पे जो आपका भगोना है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होंगे, वो आसानी से, या फिर टाइम लगेगा उसमें उबलने में। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, MP और BP के बारे में क्या कहेंगे, साइज बढ़ता है, ठीक है, तो सरफेस एरिया भी क्या होता है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज होती है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के साथ क्या होता है, वंडरवाल फोर्स भी इंक्रीज होता है, और इसी वजह से क्या होता है, आपका MP एंड BP भी इंक्रीज होता है, ठीक है, MP और BP भी इंक्रीज होते हैं, ठीक, समझ गए। साइज बढ़ता है, इस कारण से सरफेस एरिया बढ़ती है, और सरफेस एरिया बढ़ने के साथ क्या होता है, वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। वंडरवाल फोर्स बढ़ने के साथ क्या होता है, चलिए हो गया। आपका आखिरी पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज की आखिरी पॉइंट है यहाँ पे देखिए, एक आपका एक्सेप्शन फिर आता है, कहते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो एक्सेप्शनली क्या होता है, उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑक्सीजन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन देखिए होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो आपके एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, सॉलिड के फॉर्म में होंगे। मतलब ऑक्सीजन को क्या करना है, अगर आपको बॉईल करने के लिए कम से कम
मतलब ऑक्सीजन को अगर आपको हीट गैस में है उसको आसानी से आप कम हीट मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड है, कोई चीज़ सॉलिड है तो क्या करना है, उसको आप आराम से कम टेम्परेचर में उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑक्सीजन है एक्सेप्शनली ऑक्सीजन है एक्सेप्शनली स्मॉल MP एंड BP कंपेयर टू किससे, सल्फर से, कंपेयर टू सल्फर। ऐसा देखिए इसलिए क्योंकि जो हमारी O2 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, वो गैस होता है, लेकिन सल्फर या फिर सल्फर S4 S6 ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं, और ये रूम टेम्परेचर पे ये हमारे क्या होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, ये आपकी इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी रही इस ग्रुप की। अब आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, ग्रुप 16 के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, मतलब हाइड्राइड, ऑक्साइड और ये सब का फॉर्मेशन क्या होता है, इनका ट्रेंड क्या होता है। ठीक, तो इतना नोट करिए आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, बाकी हम आपको अगले लेक्चर में बताते हैं।